ऑपरेशन सिंदूर का मिलिट्री एक्शन फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन सेनाओं को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को 24 घंटे तैनात रहने के लिए कहा गया है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 40 दिनों में पाकिस्तान को 11 बार चेतावनी दी है और बार बार दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तानी कान खोलकर सुन लें, ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी चल रहा है। तो क्या इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है? और क्या इस बार भी गलती पाकिस्तान ही करेगा? इसके सिग्नल पाकिस्तान के लाहौर से गुजरांवाला से आ रहे हैं। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर और हाफिज सईद का राइट हैंड आमिर हमजा कुछ घंटों पहले कैमरे पर दिखाई दिया। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी भी हमजा के बगल में बैठा दिखा। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का हाफिज सुलेमान, मोहम्मद सरवर, वसीम शौकत, ये सारे चेहरे एक रैली में एक साथ आए। सबने बार बार मोदी का नाम लिया, भारत पर हमले की बात कही। पाकिस्तान की आर्मी ने आतंकवादियों की फौज दोबारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लश्कर तैयबा के जैश ए मोहम्मद के लड़ाके बिल से बाहर आ गए हैं। लश्कर के 5 कमांडर्स आतंकवादियों की भर्ती कर रहे हैं और इन सब की लोकेशन भारत की सेना के पास है। तो आगे क्या होगा, समझते हैं इस रिपोर्ट से। अगला हमला किसी भी वक्त हो सकता है। वजह है ये तस्वीर। लश्कर का कैंप फिर खुल गया है। लश्कर के आतंकी फिर दिख गए हैं और लश्कर वाले सिंदूर सिंदूर चिल्ला रहे हैं। लश्कर तैयबा के सबसे खूंखार आतंकियों में से एक हाफिज सईद का राइट हैंड, लश्कर तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा इन दिनों कैमरे पर सिंदूर सिंदूर ही पढ़ रहा है। सिंदूर वाला ये डर कैमरे पर दिख रहा है। पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला आतंकी आमिर हमजा कैमरे पर कहां दिखा। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट से प्रतिबंधित आतंकवादी आमिर हमजा अचानक ये क्यों कह रहा है कि मोदी छोड़ेगा नहीं, मोदी मार डालेगा? आमिर हमजा अचानक से इतना डरा, इतना सहमा क्यों दिख रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ है कि अब पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी कैमरे पर थर-थर कांप रहे हैं, अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं और नॉन स्टॉप मोदी, अमित शाह, जयशंकर का ही नाम ले रहे हैं। आतंकवादी तो नाम लेते वक्त भी घबरा रहे हैं। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ये खौफ सिर्फ लश्कर के एक आतंकवादी के चेहरे पर नहीं, इस वक्त पूरा का पूरा लश्कर का खेमा ही टॉप से लेकर बॉटम तक लश्कर तैयबा के हर एक टेरर कमांडर की आंखों में, उनकी बातों में हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का फियर साफ साफ नजर आ रहा है। पहचान लीजिए इन सारे चेहरों को। इनमें से ज्यादातर लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं। इन 7 चेहरों में से सबसे बड़ा नाम है आमिर हमजा का। वही आमिर हमजा जिसकी कुछ दिनों पहले खून से लथपथ एक तस्वीर सामने आई थी। सबको लगा कि ये भी अननोन गनमैन का शिकार हो गया, लेकिन ये आतंकवादी जिंदा है और हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिल से बाहर निकला है, कैमरे पर दिखा है। ये इस वक्त क्या क्या कह रहा है, क्या क्या कर रहा है, आपको आगे बताएंगे। पहले उस आतंकवादी की बात करते हैं जिसे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और जिसका नाम है सैफुल्लाह कसूरी। लश्कर एक और हमले का प्लान बना रहा है। आतंकवादी फिर से ट्रेनिंग कैंप खोलने की फिराक में है और इस टेरर कैंप को लीड कर रहा है सैफुल्लाह कसूरी, जिसे पाकिस्तान में ग्रैंड वेलकम मिल रहा है। वो जहां जहां जा रहा है वहां उसका वेलकम फूलों की बौछार के बीच, मोबाइल की फ्लैश लाइट्स के बीच हो रहा है और आतंकवादियों के इस जलसे में हिंदुस्तान पर हमले का अनाउंसमेंट फुल वॉल्यूम में हो रहा है। मोदी, राजनाथ, अमित शाह, डोवल, सबका खौफ कैमरे पर दिख रहा है। लश्कर के सारे टॉप आतंकवादी एक बार फिर अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की ओपन कॉल दी जा रही है। ऑन कैमरा आकर बताया जा रहा है कि जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले तो मंच पर ही बैठे हैं और ये सब के सब हाफिज सईद के चेले चपाटे हैं। पाकिस्तान के मौलाना आसिम मुनीर की आतंक की फैक्ट्री वाले हैं। लाहौर से चंद किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर में लश्कर के आतंकियों का मजमा लगा है। तस्वीरें देख लीजिए,
माइक पर लश्कर का आतंकवादी और उसके बगल में AK-47 लिए मुनीर का फौजी, ISI का सुरक्षा कर्मी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर से लश्कर की टेरर फैक्ट्री को भारत पर अगले स्ट्राइक के लिए रेडी करने लगी है। खुल्लम खुल्ला जिहाद की बातें हो रही हैं। इतना ही नहीं, मुरीदके में लश्कर के जिस कैंप को 6 और 7 मई की दरमियानी रात इंडियन एयरफोर्स ने जमींदोज किया था, वहां पर एक बार फिर लश्कर के आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ गई है। इस टूटी फूटी इमारत से हिंदुस्तान पर हमले की नई प्लानिंग शुरू हो गई है और इस हमले की कमान हाफिज सईद ने लश्कर के ही आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी को सौंपी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए एक सीक्रेट लोकेशन पर दोनों की मीटिंग भी हुई है। इसी के बाद लाहौर के करीब कसूर में कुछ घंटों पहले लश्कर के टॉप आतंकवादियों की एक रैली हुई, जहां हिंदुस्तान पर हमले वाली तकरीरें की गई। मुरीदके में लश्कर के कैंप पर हिंदुस्तान की स्ट्राइक का जिक्र करके बदले की बात कही गई। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में मोदी ने ऑर्डर दिया, लश्कर का कैंप उड़ा दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया गया। हिंदुस्तान ने इतना तगड़ा जवाब दिया। अब लश्कर के बाकी आतंकवादी एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस बार आतंकी हमला हुआ तो हिंदुस्तान पहले से ज्यादा खतरनाक अटैक करेगा। आतंकी जहां दिखेंगे उन्हें वहीं मारा जाएगा। आतंकी अपने बिलों से बाहर निकलेंगे तो मरेंगे। पाकिस्तान फैसला कर ले क्या करना है, हिंदुस्तान तो फैसला कर चुका है। 24 अप्रैल से लेकर अब तक मोदी पाकिस्तान को ये वार्निंग कई बार दे चुके हैं, कैमरे पर कह चुके हैं, अब एक भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। एक लाइन में समझे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अगले युद्ध का समय बेहद नजदीक आता जा रहा है और इसके संकेत खुद पाकिस्तान से मिलने लगे हैं। मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो अभी भी आतंकवादियों के दम पर ही आगे बढ़ रहा है। लाहौर के करीब कसूर में लश्कर के आतंकवादियों का जो मजमा लगा है, उसमें भी जमकर मुनीर हुआ। मुनीर के नाम के आगे हाफिज सईद का नाम लगाकर हिंदुस्तान पर हमले का टेप फुल वॉल्यूम में बजाया गया। नरेंद्र मोदी ने सही कहा था, पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान सीधी लड़ाई लड़ रहा है। मुनीर इस लड़ाई में सिर्फ फ्रंट का चेहरा है, वो पीछे से आतंकवादियों के दम पर ही हमला करवाना चाहता है। उन्हीं आतंकवादियों में से एक नाम अमीर हमजा का भी है, जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित आतंकी है। लश्कर का को फाउंडर है, हाफिज सईद का राइट हैंड है और इस वक्त वो मौलाना आसिम मुनीर को अपना जिगरी यार बताता फिर रहा है। खुद कबूल रहा है कि DGISPR से तो उसकी दोस्ती वाली मुलाकातें होती हैं। यानी लश्कर के एक खूंखार आतंकी ने खुद कैमरे पर स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों एक ही हैं। जो मुनीर कहता है आतंकी वही करते हैं। पहलगाम जैसे हमलों का प्लान मुनीर बनवाता है और लश्कर के आतंकी उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। और इस बात की पुष्टि ये वीडियो भी कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी लश्कर तैयबा की इस रैली में टेरर स्पीच देता नजर आया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों का समर्थन करते नजर आया। मगर अब की बार मुनीर से एक गलती हो गई। लश्कर के आतंकियों की रैली जिस लोकेशन पर हुई, वो लोकेशन ट्रैक हो चुकी है। यहाँ दिखने वाला सैफुल्लाह कसूरी, अमीर हमजा, लश्कर के इन सारे आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक अब इन सारे चेहरों पर ही होने वाली है। हमने अभी भी सीज़फायर नहीं कहा है,
हमने कहा है ठीक है ऑप सिंदूर चलेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये अभी हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं या इसको सीज कर सकते हैं। ये वही सिमिलर है जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हमने कैंसिल नहीं की, हेल्ड इन अबेंस किया है। हेल्ड इन अबेंस, अगर ऑप सिंदूर भी हेल्ड इन अबेंस है, ये और घातक है सामने वाले के लिए, पता नहीं अगले मिनट क्या होने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चाल है, बहुत अच्छा स्टेप है, जिसमें आप एक शब्द होता है अंग्रेजी में एम्बिग्विटी, आप एम्बिगुअस रहेंगे तो सामने वाला एकदम बौखलाया रहता है कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर आपको मालूम है कि हर बार ऐसा होता है और अब मिसाइल्स हैं, अब तो कहीं भी जा सकती हैं, अब ये बॉर्डर की लड़ाई नहीं रहेगी ये, और अगर आपके मिसाइल्स नागपुर, दिल्ली, पुणे कहीं पे भी पहुंच सकती हैं, हमें पूरे राष्ट्र के तौर पे एक विचार करना है। उन देशों को देखिए और वहाँ से सीखिए जहाँ पे लगातार लड़ाई चलती रहती है। आज ब्लैकआउट की जो अगर ड्रिल हो रही, मॉक ड्रिल हो रही है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी एक हमारे सरकार की सही नीति है। सीधे सीधे कहें तो इस वक्त भी हिंदुस्तान युद्ध के मोर्चे पर ही है। युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर न 10 मई को रुका था, न इस वक्त रुका है। हिंदुस्तान हमला किसी भी वक्त कर सकता है। नरेंद्र मोदी का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। अब जरा बांग्लादेश की खबर आपको दे दें, जहां पिछले 48 घंटों में 3 घटनाएं हुई और इन तीनों घटनाओं से पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया। सबसे पहले शेख हसीना पर मुकदमे का लाइव टेलीकास्ट हुआ। सामूहिक हत्या का आरोप लगाया गया और यह तय कर दिया गया कि हसीना अगर ढाका लौटी तो उनकी फांसी का रास्ता साफ है। लाइव टेलीकास्ट में जितना जिक्र शेख हसीना का था, उतना ही शेख मुजीब का भी था। कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और लगभग उसी वक्त शेख मुजीब की फोटो वाले नोट बदल दिए गए। नए नोट के साथ एक नया टका रिलीज हो गया और इसके ठीक बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने को हरी झंडी दे दी। कट्टरपंथियों की टोली का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। ढाका में यह सब जब हो रहा था, उसी के पैरेलल एक और इवेंट चल रहा था और इस इवेंट में यूनुस चीन के मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे थे, जिनपिंग की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। जियोपॉलिटिक्स के जानकार मानते हैं कि शेख हसीना को घेरने का यह सारा चक्रव्यूह दरअसल चीन ने ही रचा है, क्योंकि ढाका का रिमोट अब बीजिंग में है। और शेख हसीना के लिए सबसे बड़े खतरे की बात यह क्यों है, देखिए। क्या बांग्लादेश चीन के चक्रव्यूह में फंस चुका है? क्या नेपाल जिनपिंग के ट्रैप में उलझ चुका है? क्या नेपाल और बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है? बांग्लादेश में नोट से शेख मुजीब की फोटो हट गई, नए नोट छप गए। शेख हसीना पर मुकदमे का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। बांग्लादेश की आजादी का विरोध करने वाली कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। चीन के बिजनेस डेलीगेशन की ढाका में एंट्री हो चुकी है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर बवाल मचा है। ओली और प्रचंड का पत्ता साफ करने की तैयारी चल रही है। नेपाल और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। चीन ने जाल फेंक दिया है। बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर यूनुस चीन की गोद में बैठने के लिए छटपटा रहा है, तो कभी चाइना के लिए ढाका में रेड कारपेट बिछा रहा है। ढाका को फंसाने के लिए चीन ने यहां भी कर्ज वाला दांव चल दिया है। चीन ने बांग्लादेश को $2.87 बिलियन का नया कर्ज देने का ऐलान किया है। इस कर्ज के बदले यूनुस ने चीन के लिए हर दरवाजा खोल दिया है। बांग्लादेश के मार्केट में ड्रैगन की ओपन एंट्री कराई जा रही है। इस एंट्री के लिए ढाका में चीन के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की गई। इस समिट में यूनुस ने चीन की खूब खुशामद की। A couple of months ago, during my visit to Beijing, I requested President Xi Jinping to encourage Chinese companies to invest in Bangladesh as we envision turning our country into a manufacturing and economic hub of the region. I am honored that President Xi has followed up
on his word. I didn't expect that it will happen so soon, so quickly, at such a high-powered delegation. जबकि सच ये है कि यूनुस बांग्लादेश को बुरी तरह चीन के जाल में फंसा रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को ही दांव पर लगा रहा है। कैसे, समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में चीन ने 7 से 8 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। बांग्लादेश पर चीन का पहले से 5.57 बिलियन डॉलर का कर्ज है। 2.87 बिलियन डॉलर का कर्ज मिलने के बाद यह रकम 8.44 बिलियन डॉलर हो जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश चीन के बीच 5 अरब डॉलर के अलग लोन पर बातचीत चल रही है। यूनुस जानता है, चीन को भी पता है कि बांग्लादेश ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा, पाकिस्तान के जैसे ड्रैगन के जाल में बुरी तरह फंस जाएगा। इसी कर्ज के नाम पर चीन सालों तक ढाका को अपनी अंगुलियों पर नचाना चाहता है और यूनुस ने तो अभी से जिनपिंग के इशारों पर नाचना भी शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में चाइनीज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी चल रही है। इस जोन में चीन की 30 कंपनी $1 बिलियन निवेश करेंगी। चीन बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को डेवलप करने जा रहा है। इसके लिए बांग्लादेश को $400 मिलियन का कर्ज अलग से दिया जाएगा। यूनुस चीनी आकाओं के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। चीन को बिजनेस रूट देने के लिए उसने रखाइन कॉरिडोर तक को मंजूरी दे दी थी, जिसे सेना के विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा वो चीन को लाल मोनिरहाट एयरबेस भी तोहफे में देना चाहता है। लाल मोनिरहाट एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। कॉरिडोर से इसकी दूरी महज 100 किलोमीटर है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से इस बेस की दूरी 15 किलोमीटर है। सच बात यह है कि चीन बांग्लादेश को BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाकर वो अपना ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश में भी शुरू करना चाहता है। इसके लिए यूनुस चीन का हर ऑर्डर मान रहा है। बांग्लादेश की असल पहचान मिटाई जा रही है। कैसे, समझ लीजिए। ये बांग्लादेश का पुराना नोट है जिस पर शेख मुजीब की फोटो लगी है। मुजीब की निशानी मिटाने के लिए नोट बदल दिए गए। नए नोट मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, जिससे शेख मुजीब की फोटो हटा दी गई है। मुजीब की बेटी शेख हसीना की एंट्री भी बांग्लादेश में बंद करने की तैयारी हो गई है। शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और सामूहिक हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है। चीनी आकाओं को खुश करने के लिए इस मुकदमे का लाइव टेलीकास्ट किया गया। हियरिंग के दौरान वकील के निशाने पर शेख हसीना से ज्यादा शेख मुजीब रहे, उनकी निशानी रही। যেহেতু আওয়ামী লীগ মনে করে যে শুধুমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার একক কারিগর এবং তাকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা এক ধরনের পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসেবে চিত্রিত করে শেখ মুজিবের কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনাকে জাতির অভিভাবক রূপে উপস্থাপন করা হয়। শেখ হাসিনা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থাপনার নামকরণ করা হয়। শেখ পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ আইন, শেখ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনাকে জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন, যে কোনো মাধ্যমে শেখ পরিবারের জন্য অবমাননাকর বিবেচিত হতে পারে এমন বক্তব্য বা লেখা নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চরম অবমাননা করে এক ধরনের ব্যক্তি তথা পরিবার কেন্দ্রিক স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করা হয়। এমনকি সংবিধান সংশোধন করে শেখ মুজিবুর রহমানের এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার নিজের ছবি সরকারি সহ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনপূর্বক ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য করা হয়। সারা দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অপব্যয় করে শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল, মূর্তি এবং প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। শেখ মুজিবকে দেবতা স্বরূপ পূজনীয় রূপে কোমলমতি শিশুদের সামনে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুজিবের জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী সহ বিভিন্ন দিবস পালনে বাধ্য করা। हसीना के जाते ही शेख मुजीब के हत्यारों को खुली छूट दे दी गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले जियाउर रहमान को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। शेख मुजीब और उसके परिवार को सबसे बड़ा विलेन बनाया जा रहा है। देखिए, একজন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে 4 বছর রাষ্ট্র শাসন করার পর মৃত্যুর পর দেখা যায় তার একটা বাড়ি নেই, ব্যাংকে কোনো টাকা নেই, তার 4টি ভাই ছিল, কারো নাম আমরা জানি না। সুতরাং এই ধরনের একজন ব্যক্তি পারে বাংলাদেশকে এই অন্ধকারের আবর্ত থেকে ঠেলে আলোর পথে নিয়ে যেতে। 71-এ আমরা সবাই তরুণ ছিলাম, স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্ন ছিল একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের, সেই স্বপ্ন ছিল এমন একটি দেশ যেখানে বৈষম্য থাকবে না। আমরা ভাই ভাই হয়ে একে অন্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে
দলমত নির্বিশেষে একটি সুন্দর বাংলাদেশে বসবাস করতে চাই, কিন্তু সেই বাংলাদেশ কেন পেলাম না আজকে 54 বছর পর? তার কারণ হলো যারা রাষ্ট্রযন্ত্রে নেতৃত্বে গিয়েছেন তারা কেবল নিজের ভাগ্য গড়েছেন, নিজ পরিবারের ভাগ্য গড়েছেন, বাংলাদেশের জনগণের কথা চিন্তা করার সময় তারা পান নাই। শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এত বড় নেতা বলেছেন যে আমি পেয়েছি চোরের খনি, যেদিকে তাকাই শুধু চোর। এই চোরদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি কিছু করতে পারেন নাই। স্বজনপ্রীতিও তাকে গ্রাস করেছিল, কয়েকজন আত্মীয় স্বজন তার পুত্র। सच बात यह है कि यूनुस हर हाल में चीन और पाकिस्तान सपोर्टेड जमात इस्लामी को पावर मिलाना चाहता है। उसे पता है कि जमात अगर पावर में आई तो उसकी दुकान चलती रहेगी, पाकिस्तान और चीन का भी काम चलता रहेगा। इसलिए जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी से बैन हटा लिया गया, चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई है। হাইকোর্টের যে রায় ছিলেন এই রায়কে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং ইলেকশন কমিশনকে নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রেজিস্ট্রেশন এবং অন্য যে সকল ইস্যু ইলেকশন কমিশনের সামনে আছে বা আসবে সেগুলো যেন দ্রুতই নিষ্পত্তি করেন। আজকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তার নিবন্ধন ফিরে পেল এবং প্রতীকের ব্যাপারটিও ইলেকশন কমিশনের সামনে রেফার করা হলো আদার ইস্যু হিসেবে। ইলেকশন কমিশন রায়ের কপি পাওয়ার পরে অবশ্যই দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই দুটো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিবেন এবং আমাদের প্রত্যাশা কার্যকর হোক, এটাই আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जिसने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। पाकिस्तान की फौज के साथ इसके लोग नरसंहार में शामिल हुए थे, जिसके चलते इन लोगों को रजाकार कहा गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। 2018 में जमात का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, लेकिन शेख हसीना के जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के नेता अजहरुल इस्लाम को रिहा कर दिया है, उसकी मौत की सजा रद्द कर दी है, जबकि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने इसे 1971 में नरसंहार का दोषी माना था।